जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका विजन ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हमने अभी तक ज्योग्राफी यानी कि जो हमारा संसाधन और उपयोग नामक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका हम लोग 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा होने वाला है 5th पार्ट। और 4 पार्टों में हम लोग जो संसाधन और संसाधन से रिलेटेड सभी टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, संसाधन का संरक्षण कैसे करें। हमारा जो लास्ट लेक्चर था 4th वाला था, उसमें हम लोग जाने थे संसाधन संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए थे, उस अंतरराष्ट्रीय प्रयास को जाने थे। अब हम लोग जानेंगे संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। और हम लोग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और 4th पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, और इसमें संसाधन से रिलेटेड सारा टॉपिक कवर हो गया है। ये हमारा होने वाला है 5th पार्ट, जिसमें हम लोग संसाधन के संरक्षण के तरीके को जानेंगे। आखिर हम किसी भी संसाधन को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अभी तक जितना भी 5 पार्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में आ सकता है, और जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव, हम बस इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव लगभग 70 से 80 ऑब्जेक्टिव लेके आने वाले हैं। और इस पार्ट में कुछ ना कुछ आपको ऑब्जेक्टिव दिखेगा, 20-25 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन को, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं आप लोगों से कि हमारे सेशन को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, हमारे जो भी वीडियो हमारे द्वारा यूट्यूब पे अपलोड किए जाते हैं उसको लाइक कीजिए। और जो 4 पार्ट है अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो अवश्य जाके देखिए। अगर वो 4 पार्ट नहीं देखते हैं तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आप वो चारों टॉपिक को, चारों पार्ट को कवर करिए और उसके बाद फिर इस पार्ट को देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जो हमारा संसाधन नाम का चैप्टर है, उस चैप्टर का हमारा संसाधन के संरक्षण के तरीके जानेंगे, आखिर कैसे किसी भी संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। और एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछने का संभावना रहता है संसाधन संरक्षण से रिलेटेड। पूछ देगा खनिज का संरक्षण कैसे करें, चाहे किसी भी संसाधन का अगर पूछ दे, चाहे बोलेगा खनिज का संरक्षण कैसे करेंगे या ऊर्जा का संरक्षण कैसे करेंगे, तो ऊर्जा हो गया, खनिज हो गया, सारा क्या है, संसाधन। तो हम लोग किसी भी चीज का संरक्षण, किसी भी संसाधन का संरक्षण करने का बस एक फॉर्मूला होता है, एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को जानेंगे। और अगर किसी भी चीज का संरक्षण के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो हम लोग इस चीज को लिख देंगे वहां, ठीक है। तो चलिए समझते हैं संसाधन संरक्षण के तरीके। तो यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक क्या है, संसाधन के संरक्षण के तरीके, यानी कि हम लोग किसी भी संसाधन को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं, उसका उपयोग कम करेंगे। उपयोग कम करने के साथ साथ और क्या कर सकते हैं जिससे उसका क्या हो, संरक्षण हो, उसका बचाव हो, ताकि वो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या हो सके, बच सके, जैसा कि सतत विकास का अवधारणा है। तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, संसाधन का संरक्षण एक सिद्धांत होता है, और उस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, 3R का सिद्धांत। यानी कि 3R का सिद्धांत का मतलब होता है, यहाँ 3 अलग अलग आर है और ये तीनों आर का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। आर 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 एक मूवी है, लेकिन यहाँ पे आर 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 एक सिद्धांत, समझ में आ गया। आर 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 एक मूवी निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक सिद्धांत है, और ये 3 आर का मतलब क्या है, अलग अलग। जैसे पहला आर हो गया, उसका मतलब आपका हो जाएगा रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज का उपयोग कम करना। कोई भी चीज अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके उपयोग को अगर हम लोग कम कर देते हैं तो इसको रिड्यूस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है आर का मतलब रीयूज। रीयूज का मतलब होता है कि जिस चीज का इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं, अब वो वेस्टेज के रूप में हम लोग फेंकेंगे उसको, लेकिन फेंकने से पहले अगर उसका कोई रीयूज या उसका कुछ और यूज हो सकता है तो वो भी कर लेंगे। यूज का मतलब ये मतलब हो गया दूसरा आर का मतलब। तीसरा आर का मतलब होता है रिसाइकल। अगर किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लिए, अब उसका कोई भी यूज नहीं बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको पुनः उसी रूप में ढाल देंगे जिस रूप में वो पहले था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिसाइकल बोलेंगे। ये 3 अलग अलग आर का यहाँ पे 3 अलग अलग मतलब होता है। अब ये तीनों आर अगर हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग किसी भी संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं ये हम लोग समझ जाएंगे। तो पहला यहाँ पे देखिए 3R का सिद्धांत से हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधन का संरक्षण। यहाँ पे देखिए पहला आर का मतलब होता है रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब होता है कम करे। कम करे मतलब संसाधन का जो उपयोग है कम से कम करे। किसी भी संसाधन का उपयोग अगर आप कम से कम करिएगा, जितना आवश्यक हो बस उतना ही करना है, ज्यादा अंधाधुंध मात्रा में नहीं करना है। अगर कम से कम हम किसी संसाधन का इस्तेमाल करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम करें या तो रिड्यूस, यानी कि संसाधन का इस्तेमाल कम करना है। उदाहरण के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं पानी और प्लास्टिक हो गया। अगर मान लीजिए पानी है तो पानी का इस्तेमाल कम करेंगे। ऐसा नहीं कि पानी का इस्तेमाल अंधाधुंध मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, इससे क्या पानी वेस्ट होगा। पानी अगर वेस्ट होगा तो हमारे भूमि के नीचे जो पानी स्थित है, जिसको हम लोग पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो फ्यूचर में आने वाला जो हमारा जनरेशन होगा, या हम ही आज से 20 साल 25 साल 30 साल बाद हमको ही पानी प्राप्त होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो पानी का उपयोग क्या करना है, कम करना है। प्लास्टिक का उपयोग क्या करना है, कम करना है। क्यों प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, क्योंकि अगर प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा करते हैं तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, हमारा जो नेचर है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाएगा। तो इस कारण से प्लास्टिक का इस्तेमाल हमको क्या करना है, कम करना है।
और प्लास्टिक का अगर हम लोग इस्तेमाल कम करते हैं तो ये भी एक संरक्षण है। संरक्षण का बस ये मतलब नहीं होता है किसी भी चीज को बचाना है, बल्कि संरक्षण का ये भी मतलब होता है कि अगर आप किसी भी चीज का संरक्षण करने के पीछे दिमाग लगा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि उसको इस तरीके से बचाना है कि उससे होने वाला जो प्रदूषण है, उससे होने वाला जो हानि है वो भी ना हो। तो अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो वो खत्म होगा और साथ ही साथ वो प्रदूषण भी फैलाएगा। तो अगर हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या करते हैं, कम करते हैं, प्लास्टिक का अगर इस्तेमाल कम करेंगे तो क्या होगा कि हमारा नेचर भी बचेगा और साथ ही साथ हम क्या कर पाएंगे, किसी और चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे उसके स्थान पे। अब यहाँ पे दो हो गया, एक पानी हो गया, दूसरा प्लास्टिक हो गया, इसका उपयोग हम कम कर सकते हैं। अनावश्यक लाइट बंद करना, जैसे अनावश्यक रूप में हम लोग लाइट जलाते हैं, पंखा चला देते हैं, या हम लोग अलग अलग जो हमारे विद्युत उपकरण होता है उसको जला के छोड़ देते हैं। रूम में रहते हैं तभी पंखा चलता है, रूम से बाहर रहते हैं तभी पंखा चलता है। ये क्या है, गलत काम। हमारे द्वारा इस व्यवहार को या हमारे द्वारा जो व्यवहार किया जाता है इसको सुधारना चाहिए। अगर रूम में एंटर करते हैं तो बल्ब जलाना है, अगर बाहर निकलते हैं तो बल्ब को बंद करना है, फैन को बंद करना है, ये सब चीज पर ध्यान रखना है। अगर हम लोग अनावश्यक लाइट बंद करके रखेंगे, जो बिजली होता है उसको हम लोग उपयोग सीमित मात्रा में करेंगे, या अनावश्यक रूप से जो उसका बर्बादी हो रहा है उसको रोकेंगे, तो ये इसका मतलब हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी संसाधन का उपयोग कम से कम कर रहे हैं, या जितना हमारे लिए जरूरी है उतना कर रहे हैं, एक्स्ट्रा उसको वेस्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट अब देखिए दूसरा आर का मतलब क्या हो जाता है। दूसरा आर का मतलब होता है रीयूज। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करें। किसी भी संसाधन का आप पुनः उपयोग करिएगा, फिर से उपयोग करिएगा, तो ये क्या कहलाता है, रीयूज कहलाता है, या पुनः उपयोग करें इसका मतलब ये हो जाता है संसाधनों या वस्तुओं को एक बार इस्तेमाल के बाद फेंकने के बजाय उनका दोबारा उपयोग करें। हम लोग किसी वस्तु का इस्तेमाल कर लिए, अब इस्तेमाल करने के बाद हम उसको फेंके ना, बल्कि उसको दोबारा कहीं पे इस्तेमाल कर ले। कोई भी चीज का, जैसे कि बात मान लीजिए आप लोग मान लीजिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किए या किसी भी चीज का इस्तेमाल किया, अब वो बर्बाद हो गया, अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं बचा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं बचा हुआ है, तब कुछ दिमाग लगाना और दिमाग लगा के कुछ और चीज उसको बना देना है ताकि उसका क्या हो, फिर से उपयोग हो। जैसे मान लीजिए हम लोग के घर में शादी का कार्ड आता है, या बहुत सारा ऐसा सा मतलब कि मोटा मोटा गत्ता जैसा हम लोग के पास कार्टून सब आता है, शादी का कार्ड आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस देखते हैं कि इसका शादी है, शादी खत्म होता है उसको फेंक देते हैं, कचरा के रूप में फेंक देते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उस शादी के कार्ड से अलग अलग प्रकार का हम लोग फूल गुलदस्ता वगैरह बना सकते हैं ताकि हमारे घर के सजावट में उसका उपयोग हो सके। तो हम लोग इसी को बोलेंगे उसका क्या, पुनः उपयोग करना है। कि शादी का कार्ड का उपयोग था बस इतना कि किसी को इनवाइट करना, लेकिन वो शादी के कार्ड का हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं। बस उसका उपयोग वहीं पे खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सजावट के रूप में। तो ये हुआ पुनः उपयोग। तो पुनः उपयोग का क्या मतलब होता है ये समझ में आ गया होगा। संसाधनों या वस्तुओं को एक बार इस्तेमाल के बाद फेंकने के बजाय उसका क्या करेंगे, उनका दोबारा इस्तेमाल करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पुनः उपयोग करें। उदाहरण के तौर पर प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की बोतल हो गया, डिब्बे हो गया, ऐसे कई तरीके से दोबारा उपयोग किए जा सकते हैं। प्लास्टिक के डब्बे से भी बहुत सारा ऐसा सजावट का सामान बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ डिब्बा वगैरह होता है उससे हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन उसको फेंक दिया जाता है, उसको कचरा बेच दिया जाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसका कुछ और उपयोग है तो वो कर ले, अगर उपयोग नहीं करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, पैसे को अपना बर्बाद कर दे। इतना याद रखना है कि पुनः उपयोग का क्या मतलब होता है। तो संसाधनों का वस्तु, किसी भी संसाधन या वस्तु का एक बार इस्तेमाल के बाद फेंकने की जगह उसका दोबारा क्या करना है, इस्तेमाल करना है। और दोबारा इस्तेमाल हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, बस दिमाग लगाना है और हो जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर क्या है, तीसरा आर का मतलब क्या होता है। तीन आर यहाँ पे है, कितना आर है, तीन आर है। तो दो आर का तो मतलब समझ में आ गया होगा, एक रिड्यूस होता है, दूसरा क्या होता है, रीयूज होता है, और तीसरा क्या है, रिसाइकल है। तीसरा आर का मतलब होता है रिसाइकल, और रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण करे। यानी पुनः चक्रण करने का मतलब होता है किसी भी वस्तु का अगर हम इस्तेमाल कर चुके हैं तो उसको फेंकने की जगह फिर से उसको नए रूप में क्या कर देना है, ढाल देना है, या जो रूप में पहले था फिर से उसको उसी रूप में क्या कर देना है, ला देना है। यहाँ पे क्या लिखा गया, उपयोग की गई या बेकार संसाधनों का, वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो चुका है या वैसा संसाधन जो बेकार हो चुका है, तो बेकार संसाधनों या सामग्रियों को एकत्र करना है, एकत्र करके उन्हें नए उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया। यानी कि ये एक ऐसा प्रक्रिया है, पुनः चक्रण, पुनः चक्रण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो भी बेकार सामग्री होता है, जो खराब हो चुका है, जिसका उपयोग हो चुका है, फिर से उसको एकत्रित करके उसको दूसरी चीज में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देता है, नए उत्पाद में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, या जिस रूप में वो पहले था उस रूप में ला देना है। तो बस इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोले पुनः चक्रण, पुनः चक्रण, रिसाइकल। अब इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कागज, कागज हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, धातु हो गया, धातु जैसी वस्तु को रिसाइकल करके नया रूप दे, जिससे नए या प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता कम हो जाती है और पर्यावरण को भी क्या होता है, लाभ होता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी वस्तु सब का इस्तेमाल कर लिए और फिर से उसको एकत्रित करके, उस इस्तेमाल करने के बाद जो वो वेस्टेज के रूप में बचता है हमारे पास, फिर से उसको एकत्रित करके उसको क्या करते हैं हम लोग, फिर से नए उत्पाद में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो इससे क्या होगा कि हम लोग उसका किसी और काम में इस्तेमाल कर पाएंगे, और अगर वही वेस्टेज किसी और काम में उपयोग हो रहा है तो उस काम के लिए जो नया वस्तु खरीदते या जो नया प्राकृतिक संसाधन लगता है वो तो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो प्राकृतिक संसाधन का भी क्या होगा, बचा होगा। और वेस्टेज जो हम लोग फेंकते तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता ना, लेकिन वेस्टेज का इस्तेमाल किए तो एक तो हमारा पैसा ही बचेगा, नया संसाधन का उपयोग करने से भी हम बचेंगे, और साथ ही साथ जो हम वेस्टेज को फेंकेंगे पर्यावरण में, हमारा पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो पर्यावरण के प्रदूषण को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं। तो ये 3R का सिद्धांत का मतलब यही होता है। और एग्जाम में एक ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेगा कि संसाधन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। और संसाधन का संरक्षण में किसी भी चीज का संरक्षण पूछ देगा, चाहे खनिज का, ऊर्जा का, या किसी भी एक संसाधन को उठाया जाएगा और उसका पूछ देगा संरक्षण कैसे हो सकता है, मान लीजिए जल का पूछ देगा संरक्षण। तो बस ये तीन आर जो यहाँ पे होता है, 3R का क्या मतलब होता है, और ये तीनों का कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया जाए तो आराम से किसी भी संसाधन का अगर उपयोग पूछा जाएगा, यानी कि उसका संरक्षण कैसे किया जाए, तो ये 3R का सिद्धांत के माध्यम से आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि कैसे किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं हमारा तो संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये 3R नीति से आराम से किया जा सकता है, समझ चुके हैं। हम लोग जानेंगे संसाधन का संरक्षण का क्या उपयोगिता है, यानी संसाधन का संरक्षण करने का जो प्रयास राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया था वो जान लिए, कैसे कर सकते हैं ये भी जान लिए। अब संसाधन का संरक्षण अगर करते हैं तो उससे क्या क्या फायदा होगा अब वो जान, यानी संसाधन संरक्षण का क्या उपयोग है, कि संसाधन का संरक्षण किए अब उसका क्या इस्तेमाल, हम संसाधन का संरक्षण क्यों कर रहे हैं, अब वो जानेंगे कि संसाधन का संरक्षण क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा समस्या होता है जो उत्पन्न होता है संसाधन के विदोहन से। तो अगर संसाधन का संरक्षण कर रहे हैं तो विदोहन वाला जो समस्या उत्पन्न हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा, या वो नहीं होगा, या उससे हम लोग बच सकते हैं। तो लोग वही टॉपिक समझेंगे, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। हमारा टॉपिक है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, यानी संसाधन का संरक्षण का क्या उपयोगिता है। क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछेगा संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है, या संसाधन संरक्षण करने के तरीके क्या हैं। तरीके तो हम बता दिए, इन संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है, ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। और संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता हो सकता है हम लोग इस पॉइंट से समझ सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग देखिए 11 पॉइंट लिखा गया, 11 अलग अलग पॉइंट लिखा गया है, और इस 11 अलग अलग पॉइंट या बिंदु के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं आराम से संसाधन का संरक्षण का क्या क्या उपयोगिता हो सकता है। तो चलिए पहला, संसाधन संरक्षण का उपयोगिता मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन संरक्षण कर रहे हैं, क्या उसका यूज है, क्या उससे हम लोग को फायदा मिल रहा है, बस ये पूछा गया। अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है तो उसका सेम आंसर देना है, और संसाधन संरक्षण के क्या लाभ है सेम आंसर देना है। समझ गए, यानी संसाधन का संरक्षण करने से क्या होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, बस वो जानना है। वो लाभ के रूप में हो रहा है, समझ गए ना, उसका क्या उपयोग है ये इस रूप में हो रहा है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है प्रदूषित जनित समस्या को कम करना, यानी कि संसाधन का हम लोग संरक्षण इसलिए करते हैं या कर रहे हैं तो उसका उपयोग इसलिए है या उपयोग इस रूप में है कि उससे प्रदूषण जनित जो समस्या उत्पन्न होता है ना वो कम हो जाता है। अगर संसाधन का संरक्षण करेंगे तो उसका इस्तेमाल कम होगा ना, उसका बचाव हो रहा है, और संसाधन का इस्तेमाल कम हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि संसाधन के विदोहन से प्रदूषण उत्पन्न हो रहा था। लेकिन अगर अब संसाधन का विदोहन नहीं होगा, संरक्षण उसका होगा, उसका कम मात्रा में इस्तेमाल होगा, तो क्या होगा, संसाधन का जो प्रदूषण, संसाधन जो प्रदूषण उत्पन्न कर रहा था वो प्रदूषण उत्पन्न नहीं होगा, तो जो प्रदूषण जनित समस्या हो रहा था वो कम हो जाएगा। तो पहला उपयोगिता क्या है संसाधन संरक्षण का, प्रदूषण जनित समस्या का कम होना। दूसरा है पर्यावरण विनाश पर रोक लग पाता है। दूसरा उपयोगिता इसका क्या है, पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है उस पर रोक लगेगा। पर्यावरण का विनाश मतलब पर्यावरण मतलब पेड़ पौधा का विनाश हो जाना, जीव जंतु का मर जाना, समझना गया ना। हमारा वायुमंडल जो होता है जो प्रदूषित हो रहा है वो प्रदूषण मुक्त होगा। तो इसी अगर प्रदूषण जब वो ज्यादा हो जाएगा तो ये विनाश का मतलब हो गया। तो पर्यावरण विनाश पर रोक लग पाएगा अगर हम लोग संसाधन का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। तो संसाधन संरक्षण का दूसरा उपयोगिता है वो पर्यावरण विनाश पर क्या लग पाता है, रोक लग पाता है। नेक्स्ट है जैव विविधता को बनाए रखने में मदद, यानी कि मान लीजिए कि अगर हम लोग आज से 100 साल पहले जब ज्यादा संसाधन का इस्तेमाल नहीं होता था, जीव जंतु बहुत ज्यादा मात्रा हम लोग को दिखता था, बहुत विभिन्न प्रकार की चिड़िया देखे जाते थे, विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप्स का जीव जंतु हम लोग आसपास के समाज में आते रहते थे। लेकिन आज क्या हो गया, प्रदूषण से बहुत सारा जीव जंतु मर गया है, और बहुत सारा जीव जंतु मर गया है तो आज हम उन सभी जीव जंतु को, चाहे वो जंगली जीव हो या कहीं का भी जीव हो, चाहे जली जीव हो, वो सब बहुत ज्यादा मर चुका है और वो आज विलुप्त हो चुका है, वो हम लोग को दिखता नहीं है या विलुप्त होने के कगार पे। तो सीधा सा मतलब है जीवों का जो विविधता है ना पृथ्वी पे वो समाप्त हो जाता है जब संसाधन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तब। लेकिन अगर संसाधन का संरक्षण करेंगे तो उसका नेक्स्ट उपयोगिता क्या है, जैव विविधता को बनाए रखने में क्या मिलता है, मदद, यानी कि जीवों में विविधता बना रहे इसमें मदद मिलता है, ये इसका तीसरा उपयोगिता है। चौथा उपयोग है ओजोन क्षय से बचाव,
अगर संसाधन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ओजोन का क्षय होगा, लेकिन अगर संसाधन का संरक्षण करेंगे तो ओजोन क्षय से हम लोग को क्या मिल जाएगा, बचाव। तो ये उसका क्या हो गया, उपयोगिता हो गया। यानी कि संसाधन का ज्यादा इस्तेमाल हानि के कारक हानि उत्पन्न करवाता है, और संसाधन का संरक्षण उसके उपयोग या हमारे हानि को होने से बचाता है। नेक्स्ट है पांचवा, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन पर नियंत्रण। यानी कि इसका नेक्स्ट उपयोगिता है, संसाधन संरक्षण का क्या उपयोगिता है, तो ग्लोबल वार्मिंग और जो वैश्विक तापन है उस पर रोक लग पाता है। जो पृथ्वी का टेम्परेचर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो अगर संसाधन का कम इस्तेमाल करेंगे तो विभिन्न प्रकार का जो गैस रिलीज होता है वो रिलीज होना बंद होगा। इससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, और इससे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन पर हम नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे। नेक्स्ट है सतत विकास को बढ़ावा देना। संसाधन का संरक्षण मतलब संसाधन का बचाव हुआ, और अगर हम संसाधन का बचाव कर रहे हैं यानी आने वाला जो पीढ़ी है उस पीढ़ी तक संसाधन जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे क्या, सतत विकास। सतत विकास का मतलब ये होता है ना आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन को बचाना। तो अगर संसाधन का संरक्षण करेंगे जिसका ये उपयोगिता है कि सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर रोक। अगर संसाधन का बहुत अंधाधुंध इस्तेमाल होगा, हमारा जो आसपास का जलवायु है ना वो परिवर्तित होते चला जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि ज्यादा गर्मी नहीं होता था, लेकिन आज देखिए कितना ज्यादा हीट उत्पन्न होता है, कितना ज्यादा गर्मी हम लोग को फील होता है गर्मी के मौसम में। वर्षा भी कभी कभी नहीं होता है, वर्षा कभी होता है कभी नहीं होता है, जो मौसम में होना चाहिए उस मौसम में ना होकर किसी और मौसम में होता है। ठंडा आता था पहले कभी और लगभग सितंबर अक्टूबर में आ जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, नवंबर दिसंबर में ठंडा प्रवेश करता है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये है जलवायु धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अगर संसाधन का अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे तो जलवायु भी परिवर्तित होगा। और अगर संसाधन का संरक्षण करेंगे जिससे हमारा पर्यावरण भी बचेगा, और साथ साथ हमारा जो जलवायु है ना जलवायु वो भी परिवर्तित नहीं होगा, उस पर भी हम रोक लगा पाएंगे। नेक्स्ट है संसाधन केंद्रीकरण पर रोक। अगर संसाधन का अंधाधुंध इस्तेमाल बंद होगा, तो संसाधन केंद्रीकरण पे क्या हो जाएगा, रोक लग जाएगा। संसाधन केंद्रीकरण का मतलब होता है किसी समाज के कुछ या किसी खास लोगों के हाथों में अधिकांश संसाधन का मात्रा एकत्रित हो जाना। यानी कि संसाधन अगर 100 है और मनुष्य अगर 100 है तो उस 100 मनुष्य में से 20 मनुष्य के पास 80 संसाधन होगा, और 80 मनुष्य के पास 20 संसाधन होगा। समझा क्या ना, यानी कि कुछ लोगों के पास संसाधन का अधिकांश मात्रा जब एकत्रित हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संसाधन का केंद्रीकरण। तो संसाधन का केंद्रीकरण तब होगा जब संसाधन का विदोहन होगा, लेकिन संसाधन का अगर संरक्षण होगा तो संसाधन का केंद्रीकरण नहीं होगा, या किसी खास या कुछ समूहों के पास संसाधन एकत्रित नहीं होगा। अभी केंद्रीकरण के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट 10 नंबर, संसाधनों के विदोहन पर विराम लग सकेगा। अगर संसाधन का संरक्षण होगा तो इसका ये उपयोगिता है कि संसाधन का जो विदोहन हो रहा है ना उसमें विराम लग पाएगा। संसाधन का जो दोहन हो रहा है, अनियोजित जो उपयोग हो रहा है उस पर क्या हो सकेगा, रोक लग पाएगा, विराम लग पाएगा। यही मतलब होता है कि संसाधन के विदोहन पर या संसाधन के विदोहन या दोहन पर क्या लग पाएगा, विराम लग पाएगा। यह संसाधन का क्या उपयोगिता है। संसाधन का ये उपयोगिता है कि हम लोग संसाधन का जब संरक्षण करेंगे तो वो विदोहन को क्या कर देगा, रोक देगा। नेक्स्ट 11 नंबर, लोग संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे। लोग संसाधन के संरक्षण के प्रति क्या होंगे, जागरूक। अगर संसाधन का संरक्षण होगा तो लोगों के अंदर भी ये जागरूकता बढ़ेगा, ये उसके अंदर फीलिंग आएगा कि हमको भी संसाधन का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि समाज जैसा करेगा हम भी वैसा करेंगे। अगर समाज बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज को कर रहा है तो हमको भी ये प्रेरणा मिलेगा कि हम भी उस चीज को करें। तो हमारा समाज जिस रूप में ढलता है तो मनुष्य धीरे धीरे उस रूप में ढलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो अगर समाज अगर संसाधन का संरक्षण करेगा तो धीरे धीरे सभी लोगों में क्या होगा, संसाधन संरक्षण का जो जागरूकता है या फीलिंग है वो जगेगा, और ये है उसका क्या उपयोगिता। तो ये अलग अलग 11 जो उपयोगिता है वो किसका, संसाधन संरक्षण का है। संसाधन संरक्षण कर रहे हैं तो उसका क्या क्या उपयोग है ये तो समझ गए। लेकिन यहाँ पे देखिए संसाधन का जो केंद्रीकरण है इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखा गया है संसाधन केंद्रीकरण। संसाधन केंद्रीकरण का अर्थ होता है संसाधन का अधिकांश भाग, यानी कि संसाधन का जो अधिकांश हिस्सा है, अधिकांश जो भाग है खास या कुछ लोगों के हाथों में आना। यानी कि संसाधन का अधिकांश हिस्सा खास या कुछ लोगों के हाथों में क्या हो जाना, चले जाना, और जिससे वो क्या हो जाता है, अमीर बन जाता है। और जो अधिकांश लोग रहता है उसके पास थोड़ा थोड़ा संसाधन रहता है जिससे वो गरीब कहलाता है। तो संसाधन का जो अधिकांश भाग है वो खास या कुछ लोगों के हाथों में जब आ जाता है तो इसी को हम बोलते हैं संसाधन का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब संसाधन का एकत्रीकरण, एकत्रित हो जाता है किसी खास लोगों या समूहों में। परिणाम उसका क्या होता है, समाज दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। किसका परिणाम, संसाधन की केंद्रीकरण। अगर संसाधन का केंद्रीकरण होगा तो समाज दो भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक भाग कहलाएगा क्या, संपन्न, और एक हिस्सा क्या कहलाएगा, विपन्न। संपन्न को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अमीर बोल सकते हैं, ठीक है।
और जो विपन्न होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, गरीब बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है संसाधन के केंद्रीकरण का परिणाम कि समाज को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि संसाधन केंद्रीकरण से समाज कितने भागों में बढ़ जाता है, तो आंसर क्या होगा, 2 भागों में, एक संपन्न दूसरा कौन सा, विपन्न हो जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि संसाधन की उपयोगिता को बताएं, तो हम यहाँ पे 11 पॉइंट लिखे हैं, तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो इतना नहीं लिखना है, बल्कि 2 या 3 पॉइंट लिखना है। लिख देना है क्या, संसाधन की उपयोगिता निम्नलिखित है, बस ये लिख के डैश दे देना है। और नीचे में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 या 4 पॉइंट लिखना है इन 11 में से, ये सारा नहीं लिखना है, नहीं है तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तब। तो 3 या 4 पॉइंट लिखना है कम से कम, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा तरीके से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जितना भी टॉपिक था वो बेहतरीन तरीके से समझ लिए, पढ़ लिए। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा हुआ है, जो कि समझाना हो या जो पढ़ाना हो, सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, वो अब कवर किया जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे क्या करेंगे, सबसे पहले एमसीक्यू को कवर करते हैं। उस एमसीक्यू में क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, और हमारा जो अपना कंटेंट है वो भी रहेगा। हमारा जो विजन ऑनलाइन क्लासेस का जो कंटेंट है वो भी उसमें देखने को मिलेगा। लगभग इस चैप्टर से आप लोगों को 70 से 80 ऑब्जेक्टिव लगभग आपको देखने को मिलेगा। और उस 80 ऑब्जेक्टिव जिस प्रकार से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़े, उसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा टॉपिक वाइज, जिससे क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव को समझने और पढ़ने में और सीखने में मदद मिलेगा। तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा कि इस सेशन को क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अब एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले इतना कह देते हैं कि इससे पहले वाला जो भी वीडियो होगा वो हमारे वीडियो, यानी कि ये जो वीडियो होगा उस वीडियो के नीचे में मोर ऑप्शन होगा, मोर ऑप्शन, उस मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहां पे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके सारा लिंक होगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में एमसीक्यू को कवर करते हैं। तो हमारा थ्योरी पार्ट क्या हो गया, पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको कवर करेंगे, और वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से संबंधित होगा, टॉपिक वाइज होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव, हमारे यूट्यूब चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। एग्जाम से रिलेटेड अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, सभी टॉपिक वाइज मिलेगा, और साथ ही साथ सारा सब्जेक्ट का आपको क्या मिलेगा, कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पे अवश्य कराया जाएगा, धीरे धीरे कराया जाएगा। अभी ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला, जैसे कि हम लोग संसाधन का परिभाषा पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव है कि हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाला वस्तु क्या कहलाता है। तो जो भी हमारा आवश्यकता को पूरा करता है उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, तो उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, संसाधन। दूसरा क्वेश्चन है, संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन जो मुख्यतः है वो बताए थे आप लोगों को 3 ही प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन, और एक होता है मानव संसाधन होता है। और प्राकृतिक संसाधन कई टाइप्स के होते थे, तो वो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़े थे ना। तो अब यहाँ पे पूछा गया मुख्यतः कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, तो हम लोग क्या टिक करेंगे, 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग आधार पर बांटा गया था ना। पहला उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का, उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार का, और विकास के आधार पर 4 प्रकार का, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार का। यहाँ पे उन चारों ही आधार में से एक आधार के बारे में पूछा गया है, और वो आधार क्या है, उपयोगिता। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है, 2, एक होता है नवीकरणीय और एक क्या होता है, अनवीकरणीय होता है। तो नेक्स्ट हम लोग चौथा क्वेश्चन पे देखते हैं, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो विकास के आधार पर जस्ट बताया संसाधन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। याद रखना है, 2 ऐसा आधार है जिसपे 2 ही प्रकार है, एक है उत्पत्ति, एक है उपयोगिता। उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन, एक जैव और एक अजैव, और उपयोगिता के आधार पर भी 2, एक नवीकरण और एक अनवीकरण। स्वामित्व के आधार पर 4 होता है, उसमें से निजी हो जाता है, सामुदायिक हो जाता है, राष्ट्र हो जाता है और अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। और विकास के आधार पर भी 4 संसाधन होता है, एक भंडार संसाधन होता है, एक संचित कोष संसाधन होता है, एक संभावित संसाधन होता है, और एक विकसित संसाधन होता है। तो ये याद रखना है कि 2 ऐसा आधार है जिसपे 4 है, और 2 ऐसा आधार है जिसपे 2 ही संसाधन होता है। तो ये याद रखना, विकास के आधार पर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन प्रकृति में मौजूद रहता है, लेकिन वो हमारे उपयोग लायक नहीं होता है। पदार्थ प्रकृति में मौजूद है, और जब वो हमारे उपयोग लायक बनता है तब वो संसाधन कहलाता है। इसलिए जिमरमैन के द्वारा एक कथन कहा गया था कि संसाधन होता नहीं बल्कि बनता है, उनको बनाया जाता है। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किनका था, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिमरमैन। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हमारा छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन। देखिए यहाँ पे साइड में आपका
ईयर भी लिखा गया है कि कौन से ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है फाइनल एग्जाम में। तो फाइनल एग्जाम में इसको 2024 में पूछा गया है। तो जिस भी क्वेश्चन में साइड में अगर आपको ईयर दिख रहा है तो समझिएगा कि वो उस साल पूछा गया प्रश्न है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 6 में से कौन अजैविक संसाधन है। तो अजैविक जिसमें जान नहीं होता है, जो निर्जीव के गुण प्रस्तुत करते हैं। तो मानव तो सजीव हो जाता है, पक्षी भी सजीव हो जाता है और पेड़ भी सजीव हो जाता है। नदी यानी ऑप्शन सी में नदी जो है वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव का गुण प्रकट करता है, इसलिए सी जो हमारा हो जाएगा कैसा हो जाएगा, अजैविक संसाधन। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन मतलब जिसका इस्तेमाल करेंगे और वो खत्म होगा और कई लाखों हजारों वर्ष बाद वो प्राप्त हो सकता है पुनः, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन में यहाँ हो जाएगा हमारा कौन सा, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है। फिर बाकी सौर ऊर्जा नवीकरणीय हो जाएगा, जल विद्युत भी कैसा हो जाएगा, नवीकरणीय, और पवन ऊर्जा भी कैसा हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जीवाश्म ईंधन कैसा होगा, अनवीकरणीय। 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन जैव संसाधन है। जैव संसाधन अभी की पूछा गया था यहाँ पे अजैविक संसाधन या अजैव संसाधन, यहाँ पूछा गया कौन सा जैव संसाधन है। जैव मतलब सजीव के गुण प्रकट करता हो। तो मानव एक क्या है, सजीव है, इस कारण से मानव यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैव संसाधन। बाकी समुद्र देख लीजिए निर्जीव है, नदी भी निर्जीव है और पहाड़ भी क्या है, निर्जीव है, इसलिए वो क्या होगा, अजैव होगा। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन से संसाधन पर कर चुकाना पड़ता है। ऐसा कौन सा संसाधन जिसपे कोई भी व्यक्ति कर चुकाता है। तो वो जो संसाधन होता है व्यक्तिगत होता है, निजी संसाधन। निजी संसाधन जो हमारा होता है ना, उसपे हम कर या टैक्स चुकाते हैं सरकार को, समझना गया ना। तो ऐसा कौन सा संसाधन जिसपे कर चुकाना पड़ता है, तो वो हमारा संसाधन कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिगत। और इसी व्यक्तिगत संसाधन को हम क्या बोलते हैं, निजी संसाधन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, जल किस प्रकार का संसाधन। यहाँ पे क्या पूछा गया, जल। ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे, चक्र और अचक्र तो अनवीकरण का पाठ हो जाता है और जल तो हमारा नवीकरण संसाधन में आएगा ना। तो हमारा यहाँ पे चक्र ही नहीं होगा, अजैव, जैव और अनवीकरण। तो अनवीकरण भी नहीं होगा, चक्र भी नहीं होगा। अब अजैव बचा और जैव बचा। अजैव का मतलब होता है निर्जीव और जैव का मतलब होता है सजीव। तो जल बचा, ये सजीव है कि निर्जीव है, तो हमारा जल क्या होता है, निर्जीव होता है। इस कारण से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए हमारा 11वां नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ऐसा कौन सा प्राकृतिक संसाधन जिसका भंडार सीमित होता है, यानी कि वो सीमित मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद होता है। तो ऐसा कौन सा संसाधन है, तो वो हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का और पानी का। पानी भरपूर मात्रा में, हवा भी भरपूर मात्रा में, सौर ऊर्जा सूर्य का ऊर्जा भरपूर मात्रा में। सीमित मात्रा में कौन सा है, खनिज तेल का। खनिज तेल मतलब हो गया पेट्रोलियम आपका, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम या खनिज तेल है वो हमारा क्या है, सीमित मात्रा में या उसका भंडार सीमित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। जितना भी खनिज होगा वो सारा का सारा सीमित मात्रा में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऐसा कौन सा संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, वन एक प्राकृतिक संसाधन होगा क्योंकि प्रकृति के द्वारा निर्मित हुआ है। नदियां भी प्रकृति के द्वारा निर्मित हुआ है, ये भी हमारा नहीं होगा। नगर जो होता है, नगर हो गया, शहर हो गया, गांव वगैरह जो होता है जिसको मनुष्य ने बसाया है, मनुष्य उसका क्या किया है, निर्माण किया है। तो नगर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। और मानव निर्मित संसाधन है तो इसका आंसर प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। तो पूछा क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं, तो हमारा हो जाएगा नगर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 13वां नंबर क्वेश्चन, तट रेखा से कितने एनएम यानी कि न्यूटिकल माइल्स क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है आपको समझाया गया है बेहतरीन तरीका से, आप जाके लेक्चर को देखिएगा। हमारा जो थर्ड लेक्चर है या सेकंड या थर्ड लेक्चर है, उस लेक्चर में आपका ये कवर होगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो जाके आप उसको देखिएगा सेकंड लेक्चर में, उसमें क्या क्या टॉपिक है उसमें बताया गया है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। जो तट रेखा होता है, तट रेखा से जो 200 न्यूटिकल माइल्स होता है, कितना, 200 न्यूटिकल माइल्स का जो दूरी होता है ना तट रेखा से, उसको हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है कितना, एनएम क्षेत्र, तो वो हो जाएगा 200 न्यूटिकल माइल्स। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहे तो कितना हो जाएगा, 370 किलोमीटर लगभग इतना के आसपास होगा। तो हम लोग एनएम को लेके चलेंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में वहां पे किलोमीटर दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग किसको टिक करेंगे, एनएम यानी कि न्यूटिकल माइल्स, क्योंकि समुद्र का जो भी दूरी होता है ना वो न्यूटिकल माइल्स में नापा जाता है, ना कि किलोमीटर में। इसलिए याद रखना है, समुद्र की दूरी को न्यूटिकल माइल्स में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ये देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया ये क्वेश्चन। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर जो ऊर्जा होता है ये भरपूर मात्रा में, इसको हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक सूर्य है तब तक वो सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन हो जाएगा, वो हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य का मतलब हो जाता है नवीकरण। पुनः पूर्ति योग्य का मतलब क्या होता है, नवीकरण हो जाता है। तो याद रखना है सौर ऊर्जा कैसा संसाधन होगा, पुनः पूर्ति योग्य यानी कि नवीकरण संसाधन। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या 15 नंबर। 14 ऑब्जेक्टिव अभी खत्म हो जाए, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव है सारा, अच्छे से कवर करना, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आएगा, इसका गारंटी विजन ऑनलाइन क्लास जरूर देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 15 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो देखिए सौर ऊर्जा अभी पूछे, सेम क्वेश्चन अभी था, लेकिन वहां पे नवीकरण ऑप्शन नहीं था, वहां क्या था, पुनः पूर्ति योग। तो नवीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनः पूर्ति योग बोलते हैं। हमारा जो नवीकरण यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाएगा, इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, नवीकरण, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो उत्पत्ति बताए थे, उपयोगिता और उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का होता है। इससे पहले उपयोगिता वाला क्वेश्चन था, यहाँ क्वेश्चन कौन सा है, उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला, कोयला कैसा संसाधन है, कोयला एक खनिज ईंधन या जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। तो कोयला ऐसा संसाधन है जो कि खत्म होता है, और जब खत्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय बोलेंगे। तो कोयला यहाँ पे कैसा संसाधन हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले विकास के आधार पे था, यहाँ पे स्वामित्व के आधार पे, और विकास और स्वामित्व दोनों आधार पे संसाधन कितने कितने प्रकार का होता है, चार चार। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पे चार संसाधन, कौन कौन सा, व्यक्तिगत, और उसके बाद सामुदायिक, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, जल में उपस्थित हाइड्रोजन किस प्रकार का संसाधन, यानी कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन का बात नहीं किया जा रहा है, बात किया जा रहा है जल में जो उपस्थित हाइड्रोजन होता है उसका। तो जो जल में उपस्थित हाइड्रोजन होता है वो एक कैसा संसाधन, वो भंडार संसाधन। भंडार संसाधन किसको बोलते हैं, वैसा संसाधन जो पृथ्वी पे है लेकिन उसको प्राप्त करने का तकनीक यानी कि मशीन ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, भंडार संसाधन बोलेंगे उसको हम लोग। और जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन होता है वो भंडार के श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि उसके लिए तकनीक हमारे पास नहीं है, इस कारण से जल में उपस्थित हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखिए, लास्ट हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है एमसीक्यू, बाकी का एमसीक्यू अगले सेशन में लाएंगे। देखिए, हिमालय गर्भ में उपस्थित खनिज किस प्रकार का संसाधन है। तो कौन सा खनिज का बात किया जा रहा है, जो हिमालय के गर्भ में, हिमालय के गर्भ में। तो ऐसे खनिज जो है, ऐसे जो खनिज है वो विकसित संसाधन के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो हिमालय के गर्भ यानी कि हिमालय जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है उसके नीचे जो पाए जाने वाला खनिज सब है वो किस में आएगा, तो वो जो आएगा वो हमारा हो जाएगा संभावित संसाधन। कैसा संसाधन हो जाएगा, संभावित, ऑप्शन बी, क्योंकि उसके लिए तकनीक है लेकिन बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर उसको निकाला जाए। तो अगर सस्ता तकनीक अगर हम लोग को मिल जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो हम उसको निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो 20 यहाँ पे एमसीक्यू थ्योरी का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ था वो कंप्लीट हो गया, हमारा 20 एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, और जो लगभग 60 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है वो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे, जो कि हमारा 6th पार्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो सेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये 5th पार्ट हमारा जो साधन चैप्टर जो है, हमारा संसाधन एवं उपयोग नाम का जो चैप्टर है उसका जो 5वां लेक्चर है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। इस प्रकार से जो भी थ्योरी पार्ट है वो कवर हो गया, एमसीक्यू भी हम लोग कुछ कर लिए। आप लोग को उम्मीद होगा, यानी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आपको बेहतरीन तरीके से आता है तो कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा अपने जो भी, मतलब कि आप लोग जो भी विचार करते हैं या जो भी कुछ आप सोचते हैं वो जरूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम लोग भी जान पाए कि आप क्या सोचते हैं। हमारा जो सेशन है आप उसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए कि आपका क्या राय है, आपका उस पर विचार है, अवश्य कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमको और ज्यादा मोटिवेशन मिले, ताकि अगर कुछ त्रुटि हो तो उस पर हम लोग सुधार कर सके। इस प्रकार से हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपसे कि ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से आगे बेहतरीन सेशन आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जो बगल में बेल आइकन होता है उसको क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे द्वारा यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आए। तो इस प्रकार हमारा सेशन कंप्लीट। जय हिंद।